हम लोग बात करेंगे क्लास 10th थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में हमें जनरल बात करनी है। इस चैप्टर में किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके लिए जब हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है आपकी ग्राफिकल मेथड होता है बेटा, एक ग्राफिकल मेथड और एक होता है अलजेब्रिक मेथड। तो बेटा जो अलजेब्रिक मेथड होता है इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन, और ये लास्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से एक बार समझ लीजिएगा। 10th क्लास में हम लोगों को इक्वेशन दी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें इसको सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे इस तरह से सॉल्व करते हैं, y से y कटा 2x इक्वल टू 8। तो ये जो मेथड है ये कहलाता है एलिमिनेशन। और अगर इसी में फर्स्ट सेकेंड मानने के बाद में हम इनका ग्राफ बनाएं, जैसे 9th क्लास में ग्राफ बनाया था, ग्राफ बना करके सॉल्व करें तो वो मेथड कहलाता है ग्राफिकल। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इससे x निकालो, तो इससे x निकालो तो 3 प्लस वाई आया, और ये 3 प्लस वाई इस x के प्लेस पे रखना कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अभी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये मैंने लिख दिया है। और इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं कि लाइन का सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। तो मैं आज जनरल बता रहा हूं इस टॉपिक पे, आप लोग पहले जनरल समझ लीजिए। बात करते हैं कि अगर दो लाइनें हैं तो वो लाइनों का कर्व ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लाइनें होती हैं वो कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन कब देती हैं। तो याद रखना बेटा, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हमारी जो ग्राफ में लाइनें बननी चाहिए वो दो लाइनें इंटरसेक्ट करनी चाहिए इस तरह से, या दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे एक लाइन ये है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए। अब इन लाइनों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। कब कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं? जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। कैसे आती समझ लो। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसमें किसी टेबल का मल्टीपल कर दें, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का भी, तो वो बन जाता है कोइंसिडेंट इक्वेशन दूसरी। जैसे 3 का कर दिया तो 3x 3y 6, 3x 3y 6। यानी इन दोनों लाइनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो बेटा एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। और जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि x प्लस वाई 5 है, 1 है, तो इस तरीके से जब इक्वेशन दी हो तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। पता कैसे चलता है वो मैं बता रहा हूं, ये तो बनाने पर पता चलेगा। इक्वेशन देख करके कैसे पता करें वो लिख लीजिए। तो मैं आपको फॉर्मूले लिखा दे रहा हूं। जो कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कब होता है? जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। और इसका फॉर्मूला क्या है?
A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसी को क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सिस्टेंट का दूसरा पार्ट है बेटा, कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका फिगर अगर मैं बनाऊं तो लाइन के ऊपर लाइन आता है, और इसका अगर मैं फिगर बनाऊं तो एक लाइन दूसरी लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। जब हम एक्स वाई एक्सेस पर बनाते हैं लाइंस को, तो ये मैंने कॉन्सिस्टेंट बता दिया, दो तरह से होता है, दोनों के फॉर्मूले समझा दिए। अब मैं आपको बता रहा हूं इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनता है आपका A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 B2 इक्वल होता है, लेकिन C1 और C2 इक्वल नहीं होता है। और इसका जो फिगर होता है वो पैरेलल लाइंस आती है बेटा। कैसी लाइन आती है, पैरेलल लाइन आती है। यानी इसको हम ये भी याद रखें कि ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। तो मैंने कौन कौन सी तीन लाइनें बता दी, कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, थ्री टाइप की लाइनें बता दी। और ये आपका, अब मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो बेटा एक बात निश्चित हो जाती है कि जब भी फादर रिलेटेड क्वेश्चन हो जिसमें सन या डॉटर हो, तो हमेशा जो मल्टीपल होगा वो छोटी उम्र वाले में होगा, कम उम्र वाले में होगा। जैसे आफ्ताब एक पिता है जिसकी डॉटर के बारे में बात कर रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। तो हम लोग क्या करें, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू, हम लोग मान लें कि आफ्ताब की उम्र x years मान ली मैंने, और हिज डॉटर्स एज y years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 7 years एगो, 7 years एगो। तो बेटा एगो में माइनस करते हैं, बिफोर में माइनस करते हैं, ये याद रखना है। तो हम लोग लिखेंगे आफ्ताब की एज, आफ्ताब्स एज इक्वल टू x माइनस 7, और उसकी डॉटर की एज, डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, और इक्वल करने के बाद जो मल्टीपल करते हैं वो हमेशा बच्चों में करते हैं अगर फादर रिलेटेड क्वेश्चन है उसके सन या डॉटर से। 7 years एगो आई वाज 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीपल करना, 7 टाइम्स। तो हम लोग इसमें 7 का मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह का। इसको इस तरफ लाओ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के आपका आंसर आ जाएगा, 42 बचेगा। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अलजेब्रिक, और हमें करना है रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो अभी एक इक्वेशन बनी है, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह एक और इक्वेशन बनेगी, तो दो आंसर कहलाएंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और उन्हीं का ग्राफ बनाएंगे जैसे 9th में बनाते थे। नोट करिए। तो ये इक्वेशन जो मेरी आई इसको मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन जो आ गई, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड केस लेना है। सेकेंड केस है 3 times as old you will be 3 years from now। तो लिखेंगे 3 years from now आफ्ताब एज
आफ्ताब की जो उम्र होगी 3 साल बाद की पूछ रहा है x+3, और डॉटर की कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज हो जाएगी y+3। उसी तरह जैसे पहले दोनों को इक्वल किया था, इक्वल कर दो, टाइम्स देख लो 3 टाइम्स बोल रहा है। इस तरफ क्यों मल्टीपल किया, ये डॉटर की एज, डॉटर में ही करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x+3 3y+9, 3y इस तरफ ले आएंगे तो आंसर आपका बन गया x - 3y - 6 = 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इतना नोट कर लीजिए बेटा। सभी लोग इतना नोट कर लें पहले। अब बात करते हैं इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया है। हमें निकालना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल दिखाना है। तो इन दोनों का ग्राफ बनाना है। मैं किसी एक का बना दे रहा हूं, बाकी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ग्राफ बनाना। एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों के ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले इसकी एक टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, पॉइंट डाल दो ए बी। अब हम मान लीजिएगा इस इक्वेशन में मैंने y को 0 कर दिया। जब हम y को 0 कर देंगे तो x - 42 आ रहा है, तो ना आए उससे बचने के लिए हमने मान लीजिए 7 रख दिया। तो सॉल्व करना पड़ता है। मैं यहाँ सॉल्व करके भी बता दूं। जैसे ये लिखा है आपका x - 7y + 42 = 0। x की वैल्यू मैंने रख दी 7, तो 7 × 7 + 42 = 0। तो 49 + 42 = 0 कितना आ जाएगा, 7 आ गया। यानी 7 रखने पे भी 7 ही मिला। अब हम लोगों को एक और वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ 6 रख दो। 6 रखोगे y पे तो ये कैंसिल हो रहा है 0। अब इसी का ग्राफ बना दो बेटा। ग्राफ बनाइएगा, x 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का 0.7, ये आया, ए पॉइंट आ गया। 0,6 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। इन दोनों को मिला दो ऐसा, स्केल से उसको और लंबा कर दीजिएगा। इसी में आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। मैं दूसरी इक्वेशन मैंने क्या फाइंड की थी, मैं फिर से बता दूं। x+3 y+3, इसमें 3 का मल्टीपल किया था तो 3y + 9, x - 3y - 6 = 0 आया था सॉल्व करने में। यानी दूसरी इक्वेशन को भी इसी में बनाना है। तो मैं बना के बता रहा हूं, आप लोग समझिएगा। क्या आया था, x - 3y - 6 = 0। x - 3y - 6 = 0 को सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। इसकी जब टेबल बनाएंगे, x - 3y - 6 = 0, तो इसमें p और q लेते हैं, क्योंकि इसमें a और b ले लिया है। x y की वैल्यू 0 कर दिया तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 कर दिया, ठीक है। तो ये 12 हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, माइनस की 2 रख दी तो ये 0 हो गया। अब इसको यहाँ ले लेते हैं, 6,0 ये है p पॉइंट, और 0,-2 नीचे मिलेगा। यहाँ दोनों लाइनों को खींच देंगे तो कुछ इस तरह से आपका बन गया। नोट कर लीजिएगा, सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि मैंने ये लाइनों को बना दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। एक बार मैं पूरी बात फिर से समझा दूं कि इस एक्सरसाइज में 3.1 में 3 क्वेश्चन दिए हैं। तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा हैंड कर दे रहा हूं। क्या क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप लोग बना लेते हो, 9th क्लास में सीखा हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, कोच है 3 बैट्स खरीदता है 6 बॉल। तो मान लीजिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y रुपीज। अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट खरीदे वो देख लो, 3 बैट, तो 3x प्लस 6 बॉल, तो 6y इक्वल टू 3900, एक बन गया। दूसरी बार वो कह रहा है 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300, ये दूसरी इक्वेशन है। बस बेटा ये तो आसान है आपके लिए। अब इनका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना आसान है, आप इसमें 3 से डिवाइड कर दो अगर चाहो तो, डिवाइडिंग बाई 3, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2y, सेम मिल जाएगा। इसलिए डिवाइड ना करो, अगर डिवाइड कर देते तो एक ही इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, अभी बनाओगे तो एक लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी। मैं हिंट कर दे रहा हूं आपको, जैसे इसका इक्वेशन बनाना है फर्स्ट का या सेकेंड का, तो आप ऐसी वैल्यू रखो जो सैकड़े में हो, या 100 में मानना, 100, 200, 300 ऐसा। अब इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे, मान लो हमने 600 रखा फ्रॉम सेकेंड, पहले हम सेकेंड बना रहे हैं। सेकेंड का अगर हम टेबल बनाए PQ मान के XY, या फर्स्ट का बनाना हो तो फर्स्ट का बना लीजिए। तो अगर हम सेकेंड का बनाएं तो क्या, यहाँ y पे मान लीजिए हमने रख दिया 500, y पे कितना रख दिया 500, तो 5 2 जा 10, 1000 से माइनस करो 300 बचा। इसी तरह एक बार 600 रख दो, तो 6 2 जा 12, 100 बचा। अब इसको यहाँ बनाना आसान है, इसकी टेबल बना रहा हूं यहाँ पर x y a और b। मान लो y पर हमने रख दिया 600, तो 6 6 जा 36, इससे माइनस करो 300 बचेगा। देखते हैं y पे रख दिया हमने 600, तो यहाँ से 100 आएगा, सेम आएगा, देखना कैसे आया समझो। यहाँ 600 रखा, 36 इससे माइनस करोगे 300, 3 का डिवाइड करोगे। अब 500 रख दो, 500 रख दिया, 500 y पे रखोगे तो यहाँ 900 बचेगा, इससे डिवाइड करोगे तो 300 आएगा, तो 300। मतलब दोनों की टेबल सेम बन रही है। अब यहाँ पर नंबर ले लो, हमें कितना चाहिए, x एक्सिस पे 100 था, कितना पर्याप्त है, y पे 600, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, 700। हमें पहला क्या चाहिए देखो, 300, 500 यहाँ चाहिए, और यहाँ 100, 600। यहाँ से क्या चाहिए 100, 600, यहाँ क्या चाहिए 300, 500। बनाइएगा 100, 600 a, 100 ये और 600 यहाँ इस सामने आए, तो ये आपका बन गया a और यही आपका बन गया q, दोनों का काम करेगा ये। इसके बाद में हमें बनाना है 300, 500, तो ये 300 और ये 500, तो ये बन गया b, और यही इसमें दिया है p। तो जब आप मिलाओगे तो ये लाइन के ऊपर लाइन आ गई, दोनों का ग्राफ जो है वो लाइन के ऊपर लाइन आ गई। तो ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, एक बार फिर समझ लो। 3 बैट खरीदे थे 6 बॉल, ठीक है, तो 3900 रुपीज के खरीदे। y की वैल्यू हमने कितनी रखी यहाँ 600, तो 6 × 600 3600, इससे माइनस करोगे 300 बचेगा, उस 300 में 3 का डिवाइड करो तो 100 बचेगा। सॉल्यूशन मैंने नहीं किया, 9th में ग्राफ बनाने सीखे थे आपने। इसके बाद में मान लीजिए y में हम 500 रखें, तो 5 6 जा 3000 आ जाएगा, 3000 से माइनस करो 900, 900 में 3 का डिवाइड किया 300 आया। फिर इस लाइन का, ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ये x प्लस 2y 1300, ये सेकेंड इक्वेशन का ये ग्राफ बना, सेम ग्राफ बन गया। तो लाइन के ऊपर लाइन आ गई, अलग अलग लाइनें नहीं आई, और इसी को क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। आपको लास्ट क्वेश्चन की इक्वेशन बना दे रहा हूं और आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। 9th में आपने पढ़ा था, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 kg एप्पल्स हैं, 1 kg ग्रेप्स हैं, और उनको 160 रुपीज में खरीदता है वो। तो मान लेंगे कि 1 kg एप्पल जो है
x रुपीस के हैं, सेट कर लिया। और 1 kg ऑरेंज जो है वो y रुपीस के हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस लगा दो। फर्स्ट केस क्या है देखो, 2 kg और 1 kg खरीदा तो 2x और 1 लिखा नहीं जाता तो डायरेक्ट लिख दिया y इक्वल टू कितने रुपए लगे 160। और एक इक्वेशन बन रही है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसमें 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2 तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप डिवाइड ना करो तो फिर इसी इक्वेशन को सेकंड मान लेना। अब इनमें ग्राफ बनाना कैसे याद रखें, इसमें x की वैल्यू मैं टेबल बना दूं छोटी सी एक। मान लो x की वैल्यू हमने रख दी 800, 80। देखो 80 इंटू 2 करो 160, वो देखो 0 हो गया। अब y की वैल्यू ऐसी रख दो जिससे ये 0 हो जाए। y पे 160 मान लो रख दिया तो ये 0 आ गया। ठीक, कैसे आया समझो। 160 y पे रखोगे घटाओगे। इसका ग्राफ बनाना आसान है, आप बना सकते हो। बड़े बड़े नंबर ले लो, बस 80 160 ऐसे ले लो। ठीक, यहाँ पे भी ले लो 80 160। अब ये याद रखना है कि जब इस तरह के नंबर लिए तो यहाँ पे भी इसी तरह का आना चाहिए। y पे क्या रख दें, मान लो हमने y पे 60 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ 90 बचेगा, 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जब टेबल बनाएं तो इसके हिसाब से नंबर रख लें। मान लीजिएगा हम कितना रख दें, 160 रखेंगे अगर, ठीक है, तो x और y, इसमें p और q। y पे 160 ले लिया, 160 यहाँ माइनस करोगे -10 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे -5 बचेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वैल्यू ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप छोटी वैल्यू भी ले सकते हो। x पे यहाँ पे रख दो, मान लो 30 रख दो या 40 रख दो, 40 रखा मान लो y पे, तो 80 यहाँ 70, ठीक है। y पे हम लोगों ने रख दिया आपका 50, 40 रख दिया। 40 क्यों रखा है, इसके बीच में आ जाएगा। y पे 40 रखा है, इससे माइनस करो 110, 2 से डिवाइड करो, या x पे 40 रख दो, तो 40 इंटू 2 80, यहाँ से 70 बचेगा। अब एक वैल्यू और निकाल दो इसी तरह। तो मान लीजिएगा हमने 80 रख दिया x पे, तो 80 इंटू 2 160, 160 यहाँ -10 बच गया। अब इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो पहले ये वाला कर दो, 0,80 किधर मिलेगा, y पे, ये है 0,80, ये है, ठीक है। तो ये आपका a हो गया, ये b, तो a बन गया। अब हमें क्या बनाना है, 0,160, तो ये भी ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं ठीक बना है। x की वैल्यू 0 रखी, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 0 रख दी, तो x पे 0 तो y पे 160 आना चाहिए। तो उल्टा कर दो इसको, यहाँ पे 0 वहां पे 80। फिर देखो y पर 0 रखा तो x से 80 निकला, तो 80,0 अब यहाँ नहीं मिलेगा, 80,0 यहाँ मिलेगा। a b कितना है, 0,160, ये है। अब ये दोनों मिला दो, ये देखो मिला दिया। अब हमें बनाना है 40,70, तो 40 इसके बीच में आधे पे होगा और 80 से थोड़ा नीचे 70, तो यहाँ कहीं आइडिया में ले लो। तो ये दोनों पॉइंट भी मिल गए, ये पॉइंट इधर मिला, ठीक। अब 80, -10, तो 80 ये और -10 यहाँ बहुत थोड़ा सा इधर, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे। पैरेलल टाइप की लाइनें बन जाएंगी, पैरेलल लाइन बनेंगी। अब याद रखें जो टेबल में मैंने वैल्यूज रखी, जरूरी नहीं कि आप ये रखें, आप दूसरी वैल्यू रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। वैल्यू और टेबल चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए परेशान ना हो, टेबल में वैल्यू अपने आप रख लें। क्वेश्चन निकालना मैंने बता दिया। थैंक यू।